डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला, कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर गोलीबारी। यूएस बोला सभी हमले नाकाम। अमेरिका ने ईरानी आइलैंड को निशाना बनाया। ट्रंप ने लेबनान पर नेतन्याहू को फटकार लगाई। सीएम सोरेन ने केंद्र से मांगे 6,500 करोड़ के फंड। सीएम हेमंत सोरेन बोले रुकी योजनाएं पूरी करेंगे। राज्य सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एमओयू। दिल्ली के मालवीय नगर रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 20। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में मानो भूचाल आ गया है। पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। टीएमसी विधायक ऋतव्रत और संदीपन ने 59 विधायकों का साथ होने का दावा कर बंगाल विधानसभा स्पीकर से मिले हैं। यह बागी विधायक असली टीएमसी का दावा कर पार्टी सिंबल पर भी दावा ठोक रहे हैं। असल में बंगाल विधानसभा चुनावी नतीजों ने उस मिथक को तोड़ दिया है जिसमें ममता बनर्जी को अजय समझा जाता था। 215 सीटों से सिमटकर 80 सीटों पर आ गई तृणमूल कांग्रेस की यह महज एक हार नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के उस ताश के महल का ढहना है जो सत्ता के गोद से चिपका हुआ था। सत्ता हाथ से जाते ही पार्टी के भीतर भविष्य की असुरक्षा ने सिर उठा लिया है। वहीं सहयोगी कांग्रेस ने भी सहानुभूति छोड़कर यह संदेश साफ दे दिया है कि अब ममता बनर्जी को कांग्रेस की बादशाहत स्वीकार करनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हार को लेकर अभिषेक बनर्जी बनाम ओल्ड गार्ड हो गया है। यह अब कोई गुप्त वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि वर्चस्व की नंगी लड़ाई है। अभिषेक बनर्जी के युवा तुर्क अब खुलकर ममता के पुराने वफादारों की रणनीतियों को इस पराजय का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन संकट अब और ज्यादा बड़ा हो गया है। विधायक बैठकों और धरनों से सांसदों और विधायकों की सामूहिक दूरी इस बात की गवाही दे रहा है कि अब पार्टी में ममता बनर्जी का खौफ और अंतिम आदेश वाली साख नहीं बची है। जो टीएमसी नेता कल तक दीदी के नाम पर वोट लाते थे, वे आज अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए नई पनाहगार खोज रहे हैं। ईडी सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए इस बिखराव को और तेज कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में फांसी पर जाने से बचने के लिए अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वे इंडिया ब्लॉक के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व को किसी भी शर्त को स्वीकार करें। आज जब ममता बनर्जी का जनाधार खिसक रहा है तो कांग्रेस ने एहसान या सहानुभूति का भी मुखौटा उतार फेंका है। कांग्रेस आला कमान विशेषकर राहुल गांधी का ममता बनर्जी को आईना दिखाना भारतीय राजनीति के बदलते शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी का टीएमसी के विक्टिम कार्ड और झूठे आत्ममुग्ध नैरेटिव को खारिज करना अब यह साफ करता है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय छत्रपों के ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस ने टूक शब्दों में बता दिया है कि अगर जमीनी हकीकत स्वीकार टीएमसी ने नहीं किया तो बंगाल में टीएमसी का हश्र भी इतिहास के पन्नों में दर्ज वाम दलों जैसा ही होगा। ममता बनर्जी द्वारा राहुल गांधी की नेतृत्व को स्वीकार करना कोई वैचारिक सहमति या लोकतंत्र बचाने का साझा संकल्प नहीं है। यह शुद्ध रूप से एक मजबूर नेता का रणनीतिक आत्मसमर्पण होगा। राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में बने रहने और खुद को पूरी तरीके से अप्रासंगिक होने से बचाने के लिए अब टीएमसी को कांग्रेस के पीछे जूनियर पार्टनर बनकर ही चलना होगा। बंगाल की राजनीति का यह मोड़ साफ संदेश देता है। क्षेत्रीय पार्टियां जब भी सत्ता की मलाई बांट सकती हैं, तभी तक एकजुट दिखती हैं। जनाधार खिसकते ही वे राष्ट्रीय दलों के रहमो करम पर आ जाती हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक सूर्य अब अस्त होने की कगार पर है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब बंगाल में उनके बचे कुचे साम्राज्य पर भी अपनी शर्तें डिक्टेट कर रही है।
आपको बता दें कि राजनीति का यह सबसे क्रूर और शाश्वत नियम है, जो इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। कल तक जो ममता बनर्जी दिल्ली दरबार में खुद को विपक्ष का चेहरा प्रोजेक्ट करती थीं और शरद पवार या अन्य नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने की बिछात बिछाती थीं, आज पहिया घूम चुका है। वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। ममता बनर्जी की भवानीपुर विधानसभा सीट और सूबे की सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की राष्ट्रीय हैसियत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। तृणमूल कांग्रेस का हश्र ठीक वैसा ही होने की राह पर है जैसा साल 2011 के बाद वामपंथियों यानी सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के साथ हुआ। बल्कि सच तो यह है कि टीएमसी का पतन वामपंथियों से भी ज्यादा तेज, हिंसक और दर्दनाक हो सकता है। सीपीएम के पास एक विचारधारा थी, जब वे सत्ता के बाहर हुए तो उनका वोट बैंक और सांगठनिक ढांचा रातों रात गायब नहीं हुआ। वे 34 साल की सत्ता के बाद धीरे धीरे अप्रासंगिक हुए, क्योंकि उनके पास एक कैडर था जो पार्टी को वैचारिक रूप से जोड़ कर रखा था। लेकिन टीएमसी का सच अलग है। टीएमसी कोई एक वैचारिक आंदोलन नहीं है, यह एक अम्ब्रेला सिंडिकेट यानी हितों का समूह था, जो केवल सत्ता और साधनों के दम पर टिका रहा। जिस दिन सत्ता की मलाई कटी, उसी दिन इस सिंडिकेट का बिखरना तय हो गया। सत्ता जाते ही टीएमसी नेता और अपराधी जो कल तक खेला होवे का नारा लगा रहे थे, वे आज अपने बचाव के लिए भगवा चौला ओढ़ने और कांग्रेस की शरण में जाने के लिए छटपटा रहे हैं। टीएमसी का पूरा ढांचा केवल ममता ब्रांड पर टिका है। भवानीपुर की हार और सूबे की सत्ता हाथ से जाने के बाद अब वह ब्रांड खुद वेंटिलेटर पर है। ममता बनर्जी पर उनकी ही पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अंधपुत्र मोह यानी नेपोटिज्म में पूरी पार्टी को भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों गिरवी रख दिया है। जो बोया वही काटना होगा। वामपंथियों ने अपने शासनकाल में जिस साइक्लो संस्कृति और राजनीतिक हिंसा की शुरुआत की थी, ममता बनर्जी ने सत्ता में आकर उसका केवल नाम बदला, उसे अधिक हिंसक रूप दे दिया। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक विपक्ष का दमन करना टीएमसी की नीति रही है। अब जब बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है, तो टीएमसी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को उसी प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कभी उन्होंने दूसरों के साथ किया। बिना सत्ता संरक्षण के टीएमसी के जमीनी कार्यकर्ता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज, निपुण आलम बायन जी, राजनीतिक विश्लेषक, और टीएमसी नेता अयान मजूमदार। अयान मजूमदार जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। 80 में से 59 विधायक बागी हो गए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अयान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूं, 80 में से 59 विधायक बागी हो गए हैं, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 80 में से 59 नंबर क्या है ये आपको भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। लेट अस नॉट स्पेकुलेट। मगर बीजेपी ने जो गंदा खेल खेल रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन हम लोग बाद में देंगे उनको। बीजेपी जो महाराष्ट्र में किया है, वो सोचा है महाराष्ट्र में करके वो सक्सेस। भाई, आपके पार्टी के अंदर का मामला है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने किया है। अभी चुनाव का रिजल्ट आया, 80 में से 59 विधायक हस्ताक्षर करके स्पीकर को एक दे रहे हैं कि वही असली टीएमसी पार्टी है। वह पार्टी के सिंबल पे भी दावा ठोक रहे हैं। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस तरह के विभाजन को कैसे देखते हैं। मैं आपको सवाल और स्पष्ट करता हूं, ये जो टूट हो रही है उसमें बीजेपी का रोल है या आपके पार्टी की खामियां हैं? जी, कंप्लीटली बीजेपी का रोल है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी का रोल है। हमारे साथ विनय राय जी मौजूद है। विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। विनय राय जी, कल तक ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त विपक्ष का राग अलापती थी, दिल्ली में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर परोक्ष रूप से सवाल उठाती थी।
आज अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते ही राहुल गांधी के पीछे जूनियर पार्टनर बनने के लिए उनकी क्या मजबूरी है? क्या यह वैचारिक सहमति है या शुद्ध लाचारी, जिसके कारण 80 में से 59 विधायक टूटने के कगार पे पहुंच चुके हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में संख्या बल मायने रखता है और आज की तारीख में बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी जी के पास नहीं है और जो लोग सांसद चुन कर आए हैं उसमें कहीं न कहीं एक चीज दिखती है कि अभी 3 साल की केंद्र की सत्ता बची हुई है, 2 साल लगभग पूरा हुआ है, तो कैसे वो कंफर्ट जोन में रहे, कैसे वो आराम से अपनी सत्ता को आगे बढ़ाएं। और टीएमसी ने भी अगर देखा को पूर्व में जो उसका इतिहास रहा है कि उन्होंने लेफ्ट के लोगों को तोड़ा, जो भाजपा में चले आए थे, चाहे बाबुल सुप्रियो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उनको डरा धमका के जैसा कहा था टूट के चले गए, आज आने को बेताब बैठे हैं। तो कई चीजें होती है, निष्ठाएं सत्ता के साथ चलती हैं। आज की तारीख में जो दल बदलू नेताओं की संख्या हर जगह बदली हुई। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बंगाल आज के देख रहे हैं, आप खुद बिहार देख लीजिए, कहीं पर आज की तारीख में आसाम के जो सीएम है खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं। तो जिसकी सत्ता है, जिसके पास संख्या बल है, उसके साथ पॉलिटिकल पावर जुड़ने लगती है। आज की तारीख में दिल्ली में कांग्रेस मजबूत है, उसके पास लगभग 100 सदस्य संख्या है। बंगाल की सत्ता जब ममता बनर्जी की गई है तो उनको एक मजबूत विपक्ष चाहिए दिल्ली के अंदर, और जब तक सभी एकजुट नहीं होंगे तब तक उनकी मजबूती नहीं दिखेगी। और दिल्ली में आपको मजबूरी में कांग्रेस को नेता मानना पड़ेगा, और कांग्रेस में राहुल गांधी हैं। जिस तरह से डीएमके ने अपने आप को अलग जरूर किया है लोकसभा में सिटिंग बेंच से, अपने आप को कहा कि हमको इंडिया अलायंस से अलग कर दीजिए, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं कहा कि हम अलग होकर करेंगे क्या, हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होगी या हम बीजेपी के साथ जाएंगे। विनय जी, ये जो कसमकस है वह टीएमसी के नेतृत्व के लिए है, यानी ममता बनर्जी के लिए हो सकती है, अभिषेक बनर्जी के लिए, लेकिन जो विधायक हैं उनका कोई वैचारिक वजूद तो था ही नहीं, विचारधारा की पार्टी नहीं थी। ऐसे में उनके पास ऑप्शन भी क्या बचता है टूट के अलावा? विनय जी, सबसे बड़ी बात उनको लग रहा हो कि अगर हम टूट के अलग दल बना लेते हैं तो शायद हमारे साथ बीजेपी थोड़ी नरमी पेश करे, उनके विधायकों को कुछ बात सुन ली जाए बंगाल में, क्योंकि बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है इस समय बंगाल में, वो कंफर्ट जोन में है, हम्पिंग मेजोरिटी के साथ है। तो सरकार पे जब संकट होता तब आगे बढ़ाए, आप ऐसे ऐसे विधायकों को ढूंढते हैं। टीएमसी जरूर कमजोर हो सकती है टूटने के बाद, लेकिन इससे भाजपा को बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज और हो सकता है, जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा उसमें काम आते हैं ऐसे विधायक, उनके हिसाब से अनुपात से वोटिंग होती है, हो सकता है कि टीएमसी हाशिए पे चली जाए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की भी जो कोशिश है किसी भी तरह से टीएमसी को खत्म करने की है, और अगर उनके दल में टूट होता है तो जाहिर सी बात है सदस्य संख्या अगर रहेगी, जैसे एकनाथ शिंदे के पास सदस्य संख्या थी, उन्होंने शिवसेना तोड़कर अलग एक शिवसेना बना दी, उनके पास तो ओरिजिनल सिंबल भी चला गया। आज की तारीख में बंगाल में भी वही बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर इस तरीके से विधायक टूटते हैं जैसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी अनुमानों का खेल, अभी तक किसी ने बगावत खुलकर नहीं किया है, तो क्या लेकिन आज स्पीकर के पास अगर उन सब लोगों के नाम की सूची गई है। लेकिन एक बात जानिए, विधायक हो या रीजनल पार्टियां हो, जी बात पूरी करिए। नहीं, आप एक बात जानिए, जो भी रीजनल पार्टियां हैं अगर वो स्टेट में अपने सत्ता में नहीं है तो उनको एक बैसाखी चाहिए दिल्ली में स्टेब्लिश होने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी के साथ सट जाते हैं, कुछ लोग अपोजिशन के साथ एक गठजोड़ बनाकर अपनी साख को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ममता बनर्जी एक फाइटर लीडर है, तो सीधे बीजेपी में ही जा सकती, क्योंकि उन्हीं से लड़कर खड़ी हुई है और बीजेपी ले पाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए सबसे उपयुक्त मौका है कि कांग्रेस के साथ एलआई में घुस करके अपने आप को मजबूती के साथ खड़े रखने की कोशिश करें। सवाल केवल इतना है विनय राय जी, एलआई होना तो ठीक है, लेकिन जूनियर पार्टनर बनना, वो भी कुछ महीने पहले जो कह रहे थे कि हम ही इंडिया ब्लॉक के चेहरे हैं, क्या ये अधीनस्थता या उनकी बादशाहत स्वीकार करना नहीं है कांग्रेस की? जी देखिए प्रसून जी, एक एग्जांपल दे दूं आपको। आप न्यूक्लियर डील के समय में कांग्रेस नतमस्तक थी अमर सिंह और मुलायम सिंह के सामने, क्योंकि संख्या बल उस समय मुलायम सिंह के साथ था। लेकिन जैसे 2009 का चुनाव हुआ और कांग्रेस बढ़कर खड़ी हो गई, कहां पूछा उसने? लालू प्रसाद यादव तक को नहीं पूछा उन्होंने, जबकि यूपीए वन के हेवनहार लालू प्रसाद यादव। यानी सत्ता सबसे बड़ी मजबूरी है, आपको जाना पड़ेगा। सत्ता सबसे बड़ी मजबूरी है, उसी की चाहत है। राजनीतिक विश्लेषक निपुण जी हमारे साथ मौजूद है। निपुण जी, क्या तृणमूल कांग्रेस का कोई स्वतंत्र वैचारिक वजूद है भी, या केवल सत्ता और संसाधनों की लालच से चिपका हुआ एक ऐसा सिंडिकेट था जिसके हाथ से सत्ता की मलाई छूटते ही इसका बिखरना तय हो गया? निपुण जी, देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, आज भी बात को दोहराऊंगा
कि देखिए सत्ता में भागीदारी हर किसी को चाहिए और हर कोई सत्ता में भागीदारी के लिए पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है। हार के बाद क्या होता है कि जो सत्ता में भागीदारी वो खत्म हो गई, तो अब जुड़ने का आधार क्या बनता है? जुड़ने का आधार बनता है विचारधारा का। और अगर विचारधारा के आधार पर आपका संगठन मजबूत नहीं है, आइडियोलॉजिकल आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर निश्चित बात है कि संगठन और नेतृत्व इन दोनों पर प्रश्न उठते हैं। अब था क्या कि जब टीएमसी पावर में थी तो जैसे अभिषेक बनर्जी का जो आरोप है विधायकों का कि अभिषेक बनर्जी का जिस प्रकार से कद को बढ़ाया गया, पुराने नेताओं को साइडलाइन किया गया, ये कहीं ना कहीं एक रोष था। और चुनाव की हार ने, जैसे ममता बनर्जी खुद की सीट हारी, पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, टिकट बंटवारे के समय पूछा नहीं गया, तो ये तमाम तरह के मुद्दे बना ले जाते हैं। अगर यही टीएमसी जीत गई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, टीएमसी चुके तो चलती रहती। लेकिन जब हार होती है तो हर व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग देखता है कि मुझे इस पार्टी से अब जुड़े रहने का लाभ क्या है, फायदा क्या है। फायदा नहीं दिख रहा है। फायदा क्या दिख रहा है कि अगर विचारधारा का अभाव ही टीएमसी के बिखराव का एक बड़ा कारण बन रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल की। ममता बनर्जी ने वरिष्ठ और जमीनी नेताओं को दरकिनार करके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से जबरन थोपने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बागी। तो क्या आज पार्टी में मची सिरफुटौल और दो फाड़ उसी अंधपुत्र मोह और परिवारवाद का तार्किक नतीजा है? इस पर जवाब देंगे टीएमसी नेता आयान जी। हाँ, एक्चुअली देखिए, जो एलओपी जिसको बनाया गया है, शोभनदेव चटर्जी, ही इज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ बंगाल, सबसे पुराना विधायक है। और जब ये मीटिंग हुआ था तब कोई कुछ नहीं बोला था, सब मान लिया था। अभी बीजेपी ने क्या आयान जी, आपको रोक देता हूं मैं यहाँ, क्योंकि आप गलत तथ्य दे रहे हैं। दोनों बागी विधायकों ने लिख के दिया है कि हमारा जो उनको एलओपी बनाया जा रहा था उस पे साइन फर्जी है, उस पे एफआईआर हुआ है, सीआईडी की जांच हो रही है। इसीलिए आप ये मत कहिए कि सबकी सहमत से हुआ था, उसी के कारण से उनको पार्टी से निकाला गया। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ममता बनर्जी का घर में जो मीटिंग हुआ था उसमें 80 में से 68 विधायक मौजूद थे, उधर पे सबने साइन किया था। अभी ये दो विधायक नहीं आए थे और ये एक उनमें से एक है ऋतुव्रत बनर्जी, जो सीपीएम का एक एक्सपर्ट लीडर। उनका बोलना है कि मैं बनूंगा एलओपी। तो अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले 8-10 जन का एक ग्रुप बनाया था। इसके बाद बीजेपी क्या किया, घर घर में जाके, मतलब विधायक। अरे आयान मजूमदार जी, आप खुद कह रहे हैं कि ऋतुव्रत उस मीटिंग में नहीं आए थे, एलओपी बनना चाह रहे थे, तो क्या उनका हस्ताक्षर कोई फर्जी तौर पे कर सकता था क्या? आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी के भी खिलाफ चले जा रहे हैं। हस्ताक्षर तो नहीं था उसमें। नहीं, साइन है, उस पे एफआईआर हुई है आयान जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एफआईआर हुई है, सीआईडी पास से जांच। बाकियों का था, उनका नहीं था, बाकियों का था, बाकियों का साइन था, उनका नहीं था। अभी हमको क्या चाहिए, हमको एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द एलओपी, मतलब विधायक का साइन चाहिए था, उसमें मेजोरिटी का साइन था। अभी ये लोग बोल रहे हैं कुछ कुछ लोगों का साइन नहीं था उधर पे। अभी देखिए, वो तो जांच हो रहा है, वो तो अलग जांच होगा, मगर बात ये है जो गंदा खेल इधर खेला गया है। अरे गंदा खेल आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं। विनय राय जी ने साफ कह दिया कि बीजेपी को टीएमसी की जरूरत नहीं है, न टीएमसी के विधायकों की जरूरत है। आपका खेल अभी शुरू होने वाला था, उससे पहले ही बिगड़ रहा है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को थोपा जा रहा है सीनियर लीडर्स पे। आप अपने घर को नहीं संभाल पाएंगे, बीजेपी पे कितना दोष देंगे? निपुण जी, वामपंथियों ने 34 साल राज किया, उनके पास एक वैचारिक कैडर था, फिर भी वह शून्य हो गए। टीएमसी जिसके पास न विचारधारा है न सांगठनिक निष्ठा, वह सत्ता के बिना अपने कैडर को बिखरने और बीजेपी से प्रतिशोध कैसे बचा पाएगी? प्रतिशोध से क्या टीएमसी का हश्र वामपंथियों से भी ज्यादा दर्दनाक नहीं होने जा रहा? निपुण जी, देखिए, अभी जैसे हम आयान भाई को सुन रहे हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझता भी हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ। देखिए, सबसे अच्छा तो यही है कि ममता बनर्जी बीजेपी पे दागे, लेकिन मैं ये कहता हूँ आम आदमी पार्टी भी आप देखिएगा, दिल्ली में जब चुनाव हारी थी तो काफी समय तक सर्वाइव की, बाद में जाके हम देखते हैं अब आकर चीजें बिखरने लगी। टीएमसी में इतनी जल्दी बिखराव की कंडीशन क्यों हुई? जो आपने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी फिर भी टिकी रही। आप देखिए कि जो हम देखे शिवसेना पार्टी
वो भी इतनी जल्दी नहीं छूटती कि टीएमसी जुम्मा चुनाव खत्म हुए नहीं, हार हुई नहीं और टूटने की राह पर चल दी। इसका मतलब यही है कि आपने सत्ता लोलुपता के कारण जिनको जोड़ा कि मुझे पावर में आना है, ये किन प्रकार आपने जोड़ा, इसको कहीं ना कहीं आप अपनी संगठनात्मक ढांचे में कमियों को ढूंढेंगे तब बचने की संभावना बनती है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि टीएमसी लगातार अब नए तरीके से अपने संगठनात्मक ढांचे को तैयार कर ली है। अब देखना यहाँ पर ये होगा, यहाँ पता चलेगा कि देखिए जीत के समय तो आपको सब तीरंदाज कहेंगे। निपुण जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि संगठनात्मक ढांचा कैसे तैयार होगा, उसका आधार क्या होगा, विचारधारा या सत्ता? सत्ता तो जा चुकी है, अब संगठन का आधार क्या होगा? अयान जी अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। अयान जी 30 सेकंड में जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको ये पता नहीं है 2500 से ज्यादा वर्कर अभी जेल में है। हाँ, अब 5000 से ज्यादा पार्टी ऑफिस को जलाया गया है। ये लोग आइए, आप लोग मीडिया में नहीं दिखाते, और हर एमएलए का घर जाके डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है थ्रू। अयान जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अपनी रिपोर्ट में भी बता दिया, जो आपने काटा था, जो बोया था वही काट रहे हैं। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय राय जी, ममता बनर्जी की ढलती उम्र, अभिषेक बनर्जी की घटती स्वीकार्यता और पार्टी के बीच मचे घमासान के बीच क्या आने वाले लोकसभा या स्थानीय चुनाव तक टीएमसी एक क्षेत्रीय दल के रूप में भी टिकी रह पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। बात करेंगे विनय राय जी। देखिए, जो मजुमदार साहब कह रहे हैं ना कि 1 साल बाद बात करेंगे, उनकी बात को भी यकीन करिए कि कोई पार्टी, मान लिया कुछ लोग छोड़ के चले भी जाएं। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसी देश में है, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद थे, आज सत्ता में लगातार तीसरी बार आसीन है, तो वो मसला नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि टीएमसी के अंदर एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी का, और सबसे बड़ी चीज होती है लीडरशिप के एज फैक्टर की। तो ममता बनर्जी को कभी भी मैच नहीं कर सकता अभिषेक बनर्जी, ये तो खुद मजुमदार साहब भी कहेंगे कि कहाँ ममता बनर्जी, कहाँ अभिषेक बनर्जी। तो उस परिस्थिति में अभिषेक बनर्जी को मेहनत करनी है, अपनी स्वीकारता अपने वर्कर के बीच। विनय राय जी, मामला तो गंगा में पानी बहुत बह गया है। बड़ा सवाल ये है कि खुद पार्टी अब जा रही है, इनके बागियों के हाथ में पार्टी जा रही है। अब तो बड़ा सवाल ये है कि जब आपके हाथ में पार्टी नहीं रहेगी तो आप करेंगे क्या? विनय राय जी। नहीं, देखिए, 2 चीजें समझिए, हर समय इतिहास को थोड़ा संभालते रहना चाहिए। जब तक आप मायावती को देखिए, मायावती कितनी बार टूटी, पूरी की पूरी पार्टी टूटती रही, लेकिन अंदर बहुमत से सरकार भी चलाई, और पूरी पूर्ण बहुमत की सत्ता के बाद से मायावती आज एक विधायक पर आकर टिक गई। तो जब तक आप अपनी आइडियोलॉजी को मैच करेंगे, अपने वर्कर के साथ ठहर के चलेंगे, तब तक तो आप सर्वाइव करेंगे। ममता बनर्जी से जो वही गलती हुई जो खुद मायावती ने की थी एक जमाने में, जीतने का फैक्टर लाया, जो बाहर से आया उनको जिताया, और जीतने के बाद से बात खत्म। धीरे धीरे उनका संगठन कमजोर हो गया, और जो पुराने दिग्गज उनके साथ थे, राइट लेफ्ट जितने नेता उनके साथ गिने जाते थे, जब बाबू सिंह कुशवाहा हो, आर.के. चौधरी हो, तमाम ऐसे थे, सुखदेव राजभर हो, सब लोग छोड़ के उनके साथ चले गए। ममता बनर्जी के साथ इस समय सबसे बड़ी चीज है कि उनके पार्टी के जो नेक्स्ट मैन है अभिषेक बनर्जी, उनको देखना होगा ठहर करके, जो गलतियां करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको इंगित करे, उसके लिए संघर्ष करे, संघर्ष करे, लेकिन उस संघर्ष का आधार क्या होगा, यही हमारी चर्चा का विषय है। विचारधारा तो है नहीं टीएमसी के पास, तो वह संघर्ष का आधार क्या होगा? वामपंथियों को शून्य होने तक 1 दशक लगा, लेकिन टीएमसी जिस आंतरिक खोखलेपन, वित्तीय घोटालों के बोझ और नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, उसे देखते हुए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का पतन वामपंथियों से भी बदतर होने वाला है। ममता बनर्जी इतिहास की किताबों में एक ऐसी नेत्री या राजनेता के रूप में दर्ज होने की दिशा में बढ़ रही हैं, जिन्होंने एक साम्राज्य तो खड़ा किया, लेकिन अपने जिद, परिवारवाद और सांगठनिक अहंकार के कारण उसे खुद अपने हाथों से तबाह होते हुए देख रही हैं। आप तीनों इस खास चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।